नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने भारत शासन अधिनियम 1935 कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों, यह अंग्रेजों की तरफ से यानी अंतिम एक्ट था जो उन्होंने भारत पर यानी ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। तो इस अधिनियम में क्या क्या हुआ और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं वो सब आज पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं। और यह यानी हमारा जो भी भारतीय संवैधानिक इतिहास था उस पर अंतिम वीडियो रहेगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कुल मिलाकर 4 ही विशेषताएं दोस्तों, कोई बड़ा अधिनियम नहीं है, बस 4 ही विशेषताओं के साथ में पढ़ेंगे क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर जुड़ जाएगा संविधान सभा से। तो हम इसको और कंटिन्यू करेंगे संविधान सभा में। तो फिलहाल हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं उस पर फोकस करते हैं। आप पहली बात तो जानते हैं कि भारत 1947 में आजाद हो गया। तो पहली विशेषता दोस्तों इसकी यही है कि इस अधिनियम के द्वारा, आप 1 नंबर डालकर लिखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, परंतु भारत का विभाजन भी हुआ था। तो सिंपल सी लाइन है, याद रखने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। यानी इस अधिनियम के द्वारा भारत को स्वतंत्रता तो मिली लेकिन वहीं भारत का विभाजन भी हुआ। अब विभाजन दोस्तों, भारत, नोट लगाकर लिख देता हूं, नोट, यानी इस अधिनियम के पहले 2 बिंदु निकल कर आएंगे। 14 अगस्त और 15 अगस्त 2 डेट है दोस्तों। 14 अगस्त को कौन देश आजाद हुआ? पाकिस्तान। और 15 अगस्त को भारत। यानी 14 अगस्त की रात्रि को 12 बजे, या यूं कह सकते हैं कि 15 अगस्त उसी रात्रि को स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 12 बजे दिन रात चेंज हो जाते हैं। तो उस रात्रि यानी नेहरू जी ने संबोधन दिया था और भारत आजाद हो गया था। लेकिन 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त के दिन भारत आजाद हुआ। तो ये इस प्रकार यानी भारत की आजादी मिली दोस्तों। अब एक साथ में फैक्ट बता देता हूं, हालांकि इस अधिनियम से कोई जुड़ा नहीं है। इस 15 अगस्त को और भी इतिहास में कहीं याद किया जाता है। 15 अगस्त को बांग्लादेश शोक दिवस के रूप में मनाता है। शोक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है, दिवस के रूप में मनाता है। यानी जहां भारतीयों के लिए एक बहुत सुंदर, एक ऐसी डेट जिसका 200 सालों से इंतजार था, वो भारतीयों के लिए थी, लेकिन इसी डेट को बांग्लादेश शोक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। ऐसा बांग्लादेश में क्या हुआ दोस्तों? तो बात है दोस्तों 1975 की। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शेख मुजीब रहमान, उनकी हत्या कर दी गई थी। चलो लिख देता हूं, यानी एक व्यक्ति है, 15 अगस्त के दिन ये होता है सब। लेकिन ये 15 अगस्त के दिन 1947 में नहीं हुआ, ये हुआ था 1975 में। तो आप ये नोट कर सकते हैं। यानी 15 अगस्त बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उसी प्रकार बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता
शेख मुजी, इनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, ये इनका पूरा नाम है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1975 को हत्या हुई। वहां की आर्मी ने कर दी थी, हत्या हुई। इस कारण इनकी बेटी है, वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। इस कारण बांग्लादेश, इनका पूरा परिवार खत्म हो गया था। इनकी जो बेटी है, वर्तमान में मोदी शेख समझौता हुआ, उस समझौते के बाद में अभी शेख, नाम तो पूरा कंफर्म याद नहीं है, लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की। तो वो यूएसए में थी, यानी वो बाहर गई हुई थी पढ़ाई के लिए, तो वो एकमात्र बची थी। जब वो वापस आती है तो वापस आकर यानी उनका जो राजनीतिक पिता जिस राजनीति को छोड़कर गए थे उसी को वापस लेती है, और 1975 के बाद में यानी जैसे वो राजनीति में आई तो इस दिवस को यानी शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी इन्होंने की थी। इस कारण बांग्लादेश, यानी इस कारण 15 अगस्त को बांग्लादेश 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाता है, शोक दिवस के रूप में मनाता है। शेख हसीना उनका नाम है, देख लीजिएगा आप, थोड़ा माइंड से स्लिप हो गए, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री वही है। तो आप ध्यान रखना, ये उसी की विशेषता थी। यानी भारत को हमारी पहली विशेषता ये थी कि भारत आजाद तो हुआ, लेकिन परंतु विभाजन हुआ तो भारत के दो टुकड़े हुए। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ तो 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। लेकिन 15 अगस्त को ही बांग्लादेश, जो हमारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश शोक दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, जिनका नाम मैंने लिख दिया शेख मुजीबुर रहमान, 15 अगस्त 1975 को उनके यानी देश में विद्रोह हुआ और उनके पूरे परिवार समेत हत्या कर दी गई थी। लेकिन उनकी एक बेटी जो अब्रोड गई हुई थी पढ़ाई के सिलसिले को लेकर, वो बच जाती है, लेकिन वर्तमान में वो राजनीति में आती है, और उसके बाद में उन्होंने इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी दोस्तों। तो ये इस अधिनियम की पहली विशेषता थी। अब हेडिंग डालिए दोस्तों दूसरी विशेषता। आप सभी जानते हैं, जैसे ही भारत देश आजाद हुआ तो भारत के सामने एक विकट समस्या अभी भी सामने थी। कौन सी समस्या थी? क्योंकि भारत अभी भी देशी रियासतों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने जाते जाते एक ये भी लाइन छोड़ दी, यानी दूसरा बिंदु निकल कर आता है कि देशी रियासतों को इस बात की छूट थी, देशी रियासतों को इस बात की छूट थी कि या तो वो भारत में मिले या पाकिस्तान में, या फिर कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती है तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते थे। तो ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से देशी रियासतों को छूट दी गई। छूट थी कि वो भारत में मिले, वो भारत अथवा पाकिस्तान में मिले, पाकिस्तान में मिले, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। अब आप सभी जानते हैं कि ये भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या विकट रूप से, क्योंकि भारत इस समय लगभग 600 यानी आजादी के समय लगभग भारत में 600 रियासतें थी, लेकिन जैसे ही भारत विभाजन हुआ तो लगभग 562 रियासतें ऐसी थी जो भारत में अभी भी थी। तो 562, कुछ किताबों में 565 लिखा, लेकिन वास्तव में 562 ही मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? तो जिस दिन हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे उस दिन आपको पूरा चिट्ठा बताएंगे। देशी रियासतों को इस बात की छूट थी कि वो भारत अथवा पाकिस्तान में मिले, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती है तो स्वतंत्र अस्तित्व रखे। अब भी मान लीजिए कि 550 की रियासतें थी, लेकिन वो भारत में अभी भी कोई रियासत ऐसा कहां सोचेगी भी मैं मेरा अस्तित्व, अब यानी भारत में विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने का मतलब था अपनी
जो राजा की शक्ति थी वो सब समाप्त हो जाएगी, तो कोई नहीं चाहता था। तो इसी समय एक नोट लगाकर लिख देता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री बने। उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री बने, यानी देश का पहला उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो आप सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री कौन बना था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। और तो इन्हें एक और विभाग दिया गया था, और विभाग कौन सा दिया था? गृह मंत्रालय। इसी गृह मंत्रालय के अधीन आता था देशी रियासतों का विभाग, यानी ये लिख सकते हैं कि देशी रियासतों का विभाग इसी गृह मंत्रालय के अधीन था। देशी रियासतों का विभाग इसी गृह मंत्रालय के अधीन था, मंत्रालय के अधीन। और तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है वीपी मेमन, वीपी मेमन इस विभाग के सचिव थे, इस विभाग के सचिव थे। यानी देशी रियासतों के लिए एक विभाग बनाया गया था जो गृह मंत्रालय के अधीन था। इस विभाग का सचिव कौन था? तो वीपी मेमन था। अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो आप सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी रियासती विभाग की स्थापना हुई थी 5 जुलाई को हुई थी। सरदार वल्लभ भाई देश के पहले उप प्रधानमंत्री बने। और तो और गृह मंत्रालय के विभाग के अधीन आता था। देशी रियासतों का विभाग आया था 5 जुलाई 1947 को उसकी स्थापना हुई थी। लेकिन हमारा वो चैप्टर नहीं, हम सिर्फ 1900 स्वतंत्रता अधिनियम को देख रहे हैं, यानी कैसे विलय होता है। इसी विभाग का एक सचिव था जिसका नाम था वीपी मेमन। अब जैसे वीपी मेमन इस विभाग के सचिव बने, तो और भी नोट लगा के लिख रहा हूं, इसी अधिनियम, इसी यानी दूसरे पॉइंट की विशेषताएं हैं। सरदार पटेल और वीपी मेमन को, सरदार पटेल और वीपी मेमन सरदार पटेल और वीपी मेमन सरदार पटेल और वीपी मेमन इन दोनों को भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। राजनीतिक एकीकरण का श्रेय, यानी भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय किन दो व्यक्तियों को जाता है? तो सरदार पटेल और वीपी मेमन को जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी भारत में एकीकरण को लेकर। इन्हीं वीपी मेमन की किताब थी, किताब का नाम लिख देता हूं, यानी इनकी पुस्तक है इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। तो ये किनकी पुस्तक है? तो वीपी मेमन की पुस्तक है। यानी इस किताब में उन्होंने उल्लेख किया कि भारत के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार संपन्न किया गया था। तो ये सरदार पटेल और वीपी मेमन का, यानी हमारा दूसरा पॉइंट था देशी रियासतों वाला, तो वो हमने देखा कि भारत के राजनीतिक एकीकरण में किन लोगों ने भूमिका निभाई। अब दोस्तों भारत में बहुत सारी रियासतें मिली, यानी मैंने कहा 562 रियासतें मिलेगी, आपको ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। लेकिन आपके जहन में आ रहा होगा कि सर 562 रियासतें मिली है, 565 रियासतें मिली है, तो भाई 562 रियासतों ने तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए जैसे तैसे। जैसे आप जानते हैं कि राजस्थान की 4 रियासतें थी, राजस्थान की जो रियासत थी जिसका नाम है जोधपुर। जोधपुर रियासत के शासक थे हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह अपना, यानी मोहम्मद अली जो जिन्ना है, जिन्ना के कहने पर वो जाना चाहते थे पाकिस्तान में, लेकिन वो भी
किनके, यानी सरदार पटेल के कहने पर उन्होंने अपना संपूर्ण अस्तित्व भारत में ही रखा। यानी बहुत सी समस्याएं झेलनी पड़ी, सरदार पटेल ने जैसे तैसे जो जिसके साथ में समझौता हुआ उसके साथ में तय किया। जैसे मेवाड़ रियासत है, तो मेवाड़ रियासत एक ऐसी रियासत थी जो अपना संपूर्ण अस्तित्व रखना चाहती थी, क्योंकि जो रियासती विभाग की जो शर्तें थी ना, यानी 10 लाख की जनसंख्या और 1 करोड़ वार्षिक आय, जो शर्तें थी उन शर्तों को पूरा कर रही थी। तो मेवाड़ रियासत एक ऐसी रियासत थी जो, हालांकि राजस्थान की 4 रियासतें थी, जयपुर भी थी, मारवाड़ भी थी, ये सब बाद में देखेंगे, लेकिन मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। यानी मेवाड़ रियासत जहां का शासक पूछा जाता है, तो शासक एकमात्र शासक रहा था राजस्थान का, जो उस समय अपाहिज भी, तो मेवाड़ का जो भी शासक था, तो वो शासक है ना अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहता था। अब यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं खोना चाहता। पहली बात तो क्यों नहीं खोना चाहता था, वो अपाहिज थे और वो राजपाट त्यागना नहीं चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने अड़ी लगाई थी। यानी एक कहा था कि महाराज प्रमुख का जो पद है ना, वो हमारे लिए वंशानुगत कर दीजिए। तो सरदार पटेल ने उस समय वंशानुगत भी कर दिया था, उस प्रमुख का जो राज प्रमुख का पद था ना, वो वंशानुगत कर दिया गया था। एकीकरण की तीसरी प्रक्रिया में राजस्थान का, यानी राजस्थान के एकीकरण की तीसरी प्रक्रिया में मेवाड़ रियासत को मिलाया जाएगा। यानी मत्स्य संघ के बाद में पूर्व राजस्थान संघ के साथ में मेवाड़ रियासत को मिलाया था, तो तीसरी रियासत थी। तो वो मैंने आपको बता रहा हूं यानी किस प्रकार राजस्थान के एकीकरण में भी जोर आया था। तो राजस्थान के एकीकरण में सिर्फ 19 तो रियासतें थी, पूरे भारत में मैं कह रहा हूं लगभग 562 रियासतें थी। 562 रियासतों के साथ में सरदार पटेल को बहुत जोर और पसीना आया था, लेकिन उन्होंने जैसे भी करके सभी को मिलाया और अखंड भारत का निर्माण किया। अब 3 रियासतें दोस्तों एक ऐसी रियासतें थी जो समस्या उत्पन्न कर रही थी। उनमें एक रियासत है जिसका नाम आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर। दोस्तों मैंने कहा था जम्मू कश्मीर पर प्रश्न पूछा जाएगा, और सिविल सर्विस आईएएस परी अभी 5-7 दिन पहले पेपर हुआ था। हालांकि मेरे वीडियो में देख लेना, मैंने कहा था जम्मू कश्मीर लेटेस्ट मुद्दा है, धारा 370 को लेकर, सीएए को लेकर, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको लेकर चर्चा में था। तो मैंने ये प्रश्न कहा था, और जम्मू कश्मीर इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि जम्मू कश्मीर अब पहले एक राज्य था, वर्तमान में यूनियन टेरिटरी है, यानी जम्मू कश्मीर का विलय हो जाता है। मैंने कहा था चर्चा में था, और आईएएस परी के पेपर में ये सवाल पूछ लिया। अभी जो हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले हुआ है दोस्तों, शायद 10 तारीख को हुआ था, 10 तारीख वाले में पेपर में ये प्रश्न आ गया। तो आप फोकस कीजिए, पॉलिटी में पूछा हुआ सवाल है, करंट को आधार मानते हुए उन्होंने पूछ लिया। तो आप ध्यान रखना दोस्तों, आगामी परीक्षा में राजस्थान में भी राजस्थान लोक सेवा संघ आयोग की परीक्षा होने वाली है, तो जम्मू कश्मीर चर्चा का विषय पूछा जा सकता है प्रश्न। जम्मू कश्मीर थी दोस्तों, एक थी हैदराबाद, एक थी जूनागढ़। जम्मू कश्मीर एक थी दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। हैदराबाद और एक रियासत थी जूनागढ़। जम्मू कश्मीर का विलय होता है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, 26 अक्टूबर 1947 में। यानी इनका विलय की डेट लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं 26 अक्टूबर 1947 को। हैदराबाद का विलय हुआ था दोस्तों, हैदराबाद का विलय हुआ था सितंबर 1947 में। सॉरी, जूनागढ़ का विलय हुआ था सितंबर, पहले जूनागढ़ लिखना दोस्तों, जूनागढ़ सितंबर 1947, फिर हैदराबाद। यानी ये ऐसी रियासतें थी जो, ये तो एक ऐसी रियासत थी जो भारत में भी मिलना नहीं चाहती, लेकिन पाकिस्तान में भी नहीं मिलना चाहती। जम्मू कश्मीर का अपना एक महत्व है, आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से जम्मू कश्मीर बहुत यानी संपन्न क्षेत्र है। आप सभी जानते हैं कि केसर की खेती भारत में सबसे ज्यादा यही होती है। लोहा, सबसे उच्च कोटि का लोहा कौन सा होता है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल के रीट का पेपर हुआ उसमें पूछा हुआ प्रश्न है, उच्च कोटि का लोहा है। आप सभी जानते हैं लोहे की 4 किस्में, उच्च कोटि का लोहा भारत में जम्मू कश्मीर में मिलता है। और तो भारत का जो जम्मू कश्मीर में पंचनद है, तो पंचनद भी यहीं से होकर निकलती है। तो आर्थिक दृष्टि से बहुत सुंदर, यानी भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। तो इसे पाकिस्तान भी चाहता था कि हमारे अंदर विलय हो, भारत भी चाहता था, लेकिन ये जम्मू कश्मीर का शासक था हरि सिंह, वो कहीं नहीं चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने धोखे से इस पर अटैक कर दिया। तब यहाँ के शासक हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए, यानी इस दिन विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और भारत में मिलने की शर्तें लागू की थी दोस्तों। 26 अक्टूबर 1947 को विलय हुआ। 26 अक्टूबर को विलय दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान ये रखना, विलय दिवस।
यानी 26 अक्टूबर को विलय दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट है जूनागढ़। जूनागढ़ दोस्तों, जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया था। जनमत संग्रह पूछ सकते हैं, जनमत संग्रह का मतलब वहां की जनता से पूछा गया कि आप भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में, तो अधिकांश जनता ने यही कहा कि हमें भारत में मिलना है, न कि पाकिस्तान में। तो जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ का विलय हुआ था भारत में। हैदराबाद का निजाम नहीं चाहता था कि वह भारत में मिले, वह पाकिस्तान में जाना चाहता था। इसीलिए हैदराबाद का जो विलय हुआ था दोस्तों नवंबर 1949 में हुआ था। ये ध्यान रखना पहली बात। तो ये क्रमशः बताया मैंने, नवंबर 1949। इस पर हुई पुलिस कार्रवाई, पुलिस कार्यवाही। यहाँ का जो निजाम था उसको पोलो खेलना बहुत पसंद था, इसलिए यहाँ एक अभियान चलाया था, पोलो मिशन कह सकते हो, पोलो अभियान। पोलो अभियान के तहत पुलिस कार्रवाई, यानी पोलो मिशन के तहत पुलिस कार्रवाई की गई और पुलिस कार्रवाई करके उन्होंने हैदराबाद का विलय भारत में करवाया था। तो ये 3 रियासतें थी दोस्तों जिनको लेकर विवाद, ये यानी विवादास्पद रियासतें थी, इनका विलय हुआ था इस प्रकार। तो पहले जम्मू कश्मीर, फिर जूनागढ़, फिर हैदराबाद। जम्मू कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947 को कैसे हुआ, तो विलय पत्र पर। इसीलिए विलय पत्र पर हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए, इसीलिए 26 अक्टूबर को प्रत्येक, यानी 26 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो विलय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जूनागढ़ सितंबर 1947, जैसे जूनागढ़ जैसे जनमत संग्रह। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई होती है। हैदराबाद के निजाम को दोस्तों पोलो खेलने का शौक था, इसलिए यहाँ कौन सा मिशन चलाया गया था, तो पोलो मिशन चलाया गया था। बस ये बातें ध्यान रख लेना। इस प्रकार हमारा जो भी दूसरा पॉइंट था वो क्लियर हो जाता है दोस्तों। तो ये लो हमारा दूसरा ही पॉइंट था, दूसरा पॉइंट हमारा एकदम पूर्णतः क्लियर हुआ। तीसरी विशेषता इस अधिनियम की क्या थी दोस्तों, वो देख लेते हैं। इस अधिनियम की तीसरी विशेषता थी कि जब तक दोनों देशों मतलब भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों की संविधान सभा अपना नया संविधान तैयार न कर ले तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान लागू होंगे। यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि जब तक नए देश, यानी दोनों देशों का नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक भारत पर किस एक्ट के तहत, यानी किस एक्ट के कानून भारत में प्रभावी रहेंगे, तो भारत शासन अधिनियम 1935। और इस अधिनियम की चौथी और अंतिम विशेषता यह थी कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत के लिए अंतिम, यानी ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत के लिए अंतिम कानून था। तो ये लो दोस्तों, ये इस अधिनियम की 4 विशेषताएं थी। मैंने खूब से डिटेल से चर्चा की, कौन कौन से प्रश्न बन चुके हैं और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, वो सब मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और अपने मित्रों तक भी इस वीडियो की लिंक को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त नए टॉपिक के साथ में। नया हमारा जो चैप्टर होगा वह होगा संविधान सभा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो वो हम पूरा डिटेल से देखेंगे। संविधान सभा हालांकि बहुत ही टफ चैप्टर है, लेकिन मैं इतना इजी गोइंग वे में आपको समझा दूंगा कि आपका भविष्य में शायद ही सवाल गलत हो। अगर वहां से पूछा गया तो निश्चित तौर पर आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।